मैं वहां जब गया पिंडी पहुंचा और मैं उस वक्त बड़ी तकलीफ में था, मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था अभी नहीं आप ट्रैवल कर सकते। मैं गया उसके बावजूद सिर्फ अपने लोगों को खड़ा करने के लिए कि देखें ये पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन वक्त है, इसको जाया ना होने दे, कौम में बेदारी। जब भी मैं मक्का या मदीना गया सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तानी नजर आते हैं आपको वहाँ। सबसे ज्यादा मेरा दावा है कि रोजे भी ये रखते हैं, हज भी ये पाकिस्तानी करते हैं, पैसा भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अल्लाह के नाम पे देते हैं। मैं सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तानियों से इकट्ठा करता हूँ, अल्लाह के नाम पे सबसे ज्यादा पैसा भी देते हैं। लेकिन मसला ये है, एक तरह आप सेकुलर वर्ड इस्तेमाल कर लें, हम असल में सेकुलर बन गए कि हम एक तरफ आशिक रसूल भी हैं, सबसे ज्यादा हमारा दीन के ऊपर जोर है, लेकिन दूसरी तरफ जो नबी की सीरत है उसकी और हमारी जिंदगी में ताल्लुक ही कुछ नहीं है। इतना बड़ा फासला है उसके बीच में कि जो कौम गर्मी में पानी अल्लाह के खौफ से नहीं पी सकती, तो सोच लें कि वो अल्लाह के खौफ से सच भी बोल सकती है, वो रिश्वत भी ना लेगी, वो टैक्स भी अपने पूरे देगी, तो उस कौम को तो कोई रोक ही नहीं सकता। यही था मदीना की रियासत में, वो कैसे अजीम कौम बनी, खौफ खुदा था उनको, वो अपने ऊपर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी थी कि अल्लाह देख रहा है। जिस तरह कि मैं कमरे में जाके पानी पीऊँ तो अल्लाह देख रहा है, उसी तरह मैं कोई गलत काम करूंगा अल्लाह देख रहा है। वो कौम की जो कैरेक्टर था वो ऐसा था कि सिर्फ मुसलमान ताजरों को इंडोनेशिया और मलेशिया में कोई फौज नहीं गई थी मुसलमानों की, उनके कैरेक्टर की वजह से लोग मुसलमान हो गए। इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा अजीम कौम का कैरेक्टर नहीं है। अजीम ये मुश्किलात जो सामने खड़ी हैं, एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ, और मैं उन पाकिस्तानियों को भी जो 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए इन पिछले 7 महीने में, और ये जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बाहर जा रहे हैं मुल्क से, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए जब कौम में मुश्किल वक्त आता है ना, तो आप छोड़ के बाहर नहीं भाग जाते, आप खड़े होकर मुकाबला करते हैं उसका, और फिर मुश्किलें हल हो जाती हैं। हमारे से बहुत बुरे हालात जर्मनी और जापान के थे दूसरी जंग अजीम के बाद, वहाँ भी तकरीबन कोई बिल्डिंग ही नहीं खड़ी थी, फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई थी, शहर सारे तबाह हो गए थे। उनकी ये समझें कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि उधर से कोई खड़ा हो सकता, लेकिन वो दोनों मुल्क चंद सालों के अंदर अपने पैर पे खड़े हो गए। और वो क्यों खड़े हुए? क्योंकि दोनों कौमें थीं, उन्होंने बाहसियत कौम मुकाबला किया। मुश्किल वक्त का कौमें मुकाबला करती हैं, ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाएं। तो मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना है, हमने बाहर नहीं भाग जाना। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे, मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं, तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा। जान को खतरा है, लेकिन मैं यहीं मुकाबला करूंगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि तो मैं नए साल में फिर से आपको मुबारक देने के बाद कहता हूं, तैयार हो जाएं, हमने इस मुल्क को निकालना है इससे, और इंशाल्लाह हम निकालेंगे। हम जब एक क्राइसिस आता है तो एक मौका भी मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम अपने आप को अपनी इस्लाहत करें, अपने इदारों को ठीक करें। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी लेके आए, इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करें। और मैं समझता हूं कि अगर हमने ये अगले तबाही आ रही है रास्ते में, इससे सिर्फ निकलने का एक काम है कि कौम सारी खड़ी हो जाए कि हम यहाँ अदल और इंसाफ चाहते हैं, हम ताकतवर को कानून के नीचे लेना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। इकॉनमी कनेक्टेड है रूल ऑफ लॉ के साथ। ये लोगों को गलत फहमी है कि जनाब मुझे जो जनरल बाजवा वो हर चीज के हर फन मौला बन गए थे, तो हमें बता रहे हैं कि जनाब देखें आप इकॉनमी के ऊपर कंसंट्रेट करें, ये एहतसाब को भूल जाएं, ये अकाउंटेबिलिटी भूल जाएं। उनको यही नहीं पता आज तक कि दुनिया का नक्शा उठा के देख लो, जिन मुल्कों के अंदर क्लीन गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है, वो खुशहाल हैं, और जिन मुल्कों में यहां एनआरओ दिया जाता है बड़े डाकुओं को और बेचारे छोटे चोरों को पकड़ा जाता है, वहां सारे मुल्कों में गुर्बत है।
रूल ऑफ लॉ कनेक्टेड है खुशहाली के साथ। दुनिया के अंदर जिधर भी खुशहाली आई है पहले रूल ऑफ लॉ आया है। ये हो ही नहीं सकता कि मुल्क में डाके मारे जाए, जो एलीट हो वो ऊपर बैठ के मुल्क चोरी करे और आप समझे कि मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये कभी नहीं हुआ। और अगर ये होता तो ये दोनों जो खानदान 30 साल इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे हैं तो इनको मुल्क को ठीक कर देना चाहिए था। इनके दौर में ही तो सारे कर्जे चढ़े हैं। तो ये किसी का अगर ख्याल है और ये सेल्फ स्टाइल, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि जब आपके पास इतनी पावर आ जाए जो एक जनरल बाजवा के पास थी, तो वो समझते हैं वो हर फन मौला, वो हर चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि नहीं जी इनको एनआरओ दे दो और आप सिर्फ इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं याद उनको करवाया कि चाइना ने 450 वजीरों को जेलों में डाला है। रास्ता सबसे पहला, जो पहला स्टेप है वो है साफ और शफाफ इलेक्शन, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उम्मीद ये रखी जाए कि गवर्नमेंट एक मैंडेट से आए। और फिर जब वो मैंडेट से आए तो उसके जब पब्लिक कि मीडिया प्रोपेगेंडा ऐसा था हमारे खिलाफ कि जी तबाह हो गया मुल्क और ये हो गया वो हो गया, तो हम आप यकीन करें कि जब हमारी कैबिनेट के अंदर ये फिगर्स प्रेजेंट की गई कि हमारी 5.7 और 6% ग्रोथ रेट थी आखिरी 2 साल, जो पाकिस्तान की तारीख में अगर आप डिक्टेटर्स को निकाल दें और अमेरिकन डॉलर्स को निकाल दें जो सीटों सेंटों में यूब खान के पास आए, जियाउल हक के जमाने में अफगान जहाज पे आए, जब उन्होंने कहा जी पीनट्स हैं तो उन्होंने और डॉलर्स मंगवाए, और फिर अपने 80,000 लोग मरवा लिए वॉर ऑन टेरर में और वो डॉलर्स आए। इसको आप निकाल दें तो ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और जब ये हमारी कैबिनेट के अंदर ये परफॉर्मेंस बताई गई तो मैं आप सबको बताऊं कि हमारी कैबिनेट वाले नहीं मान रहे थे। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था, हम पहले जी कन्विंस हुए थे कि जी हम मुल्क तबाह हो गया, हम इतने बुरे हैं। तो जब ये फिगर्स अनाउंस हुई हमारी कैबिनेट में और फिर हमारी कैबिनेट नहीं मान रही थी, बकायदा फिर ब्रेक डाउन दी कि इस सेक्टर में इतनी, एग्रीकल्चर में ये ग्रोथ, सर्विस सेक्टर, कि ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये अचीवमेंट इसलिए थी कि आई रिपीट अगेन कि हमारी तो पहली दफा जब मुझे गोलियां लगी और जब मैं तब से 3 महीने, मुझे ये मेरी टांग को ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, क्योंकि जब आपकी निचली टांग टूटती है वो 3 महीने लगते हैं उसको हील होने में। तो मैं 2 कमरों में बंद हूं। मैं बार बार एक मेरे से अपने से सवाल करता हूं कि कैसा माइंडसेट है, वो कौन सा ज़हन है, और वो मुझे पता है कौन सा ज़हन है कि जो ये सोच सकता है कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मुल्क को नुकसान होगा। आप अगर मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करते हैं और फेडरल पार्टी को, तो इससे बड़ा मुल्क का नुकसान क्या हो सकता है। यानी ये आपके दुश्मन कर सकते हैं। ये दुश्मनों का प्लान तो हो सकता है कि मुल्क को कमजोर करो और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करो, फेडरेशन को कमजोर करो, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है वो कैसे सोच सकते हैं। ये सिर्फ 1-2-3 लोगों की ये साजिश थी। और मुझे ये भी पता है कि हमारे मुल्क की जो फौज है वो हर रोज कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए। हर इदारों के अंदर काली भेड़ें होती हैं, और ये जिसने प्लान किया मुझे पता है, और मैं ये चाहता हूं कि ये जीआईटी के साथ अब कोऑपरेशन